हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, ज्ञान रिसर्च सेंटर में जीआरसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अब तक अपने यूपी ट्रिपल से पैट के 8 टॉपिक कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक नंबर 9 होगा, जिसका नाम होगा सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो सल्तनत काल में हमारा पूरा सल्तनत काल आज की एक ही सिंगल वीडियो में खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को अच्छे से देखना है और बार बार इसका रिवीजन करते रहना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने आज के वीडियो को। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबा हमारा चलेगा, मतलब लग जाएगा आधा घंटे इसको कवर करने में। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। तो इसका पूरा का पूरा टाइमलाइन, जो टाइम पीरियड है वो आपको पता होना चाहिए। इसका जो टाइम पीरियड था हमारा, 1206 से लेकर के 1290 तक रहा था गुलाम वंश का शासनकाल। ठीक है, इसमें भी हमारी कई सारी लगभग 5 डायनेस्टीज में हमारी आती हैं, और पांचों की जो हमारी डायनेस्टी हैं, वंश है, वो हम सारे के सारे देखने वाले हैं। सबसे पहला हमारा गुलाम वंश आता है। गुलाम वंश को हम मामलुक वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मामलुक वंश या गुलाम वंश एक ही बात है। 1206 से 1290 ईस्वी में इसका टाइम पीरियड रहा था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट शासक हैं जो जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट ही देखेंगे हम, क्योंकि हमारे एग्जाम में केवल इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन पूछ लेगा वो, तो हमें ज्यादा इधर उधर करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जिसका टाइम पीरियड रहा था 1206 से 1210, यानी कि 4 साल तक इसने इंडिया पर शासन किया था, दिल्ली पर शासन किया था। कितने साल सर? ओनली ऑन 4 ईयर्स, 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपह सलार की उपाधियों से शासन किया, परंतु सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की। तो अपने आप को मलिक बताया और सिपह सलार बताया। ठीक है, सुल्तान अपने आप को इसने नहीं डिक्लेयर किया था। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे। देखिए सर, देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो इसने राजधानी किसे बनाया था? लाहौर को बनाया। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लाखों का दान देने वाला था ये। ठीक है, दान देने में कभी पीछे नहीं हटा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम, ठीक है, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने बनवाया था। तो याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी की याद में कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी, इसी ने रखी थी वो। ठीक है, तो बख्तियार बख्तियार की याद में इसने कुतुब मीनार की नींव इसने रखी थी। ठीक है, नोट करेंगे, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, लेकिन नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, 1210 आ जाता है। 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो एक गेम होता है, उसको खेलते हुए घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की यहाँ पर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे शासक आता है आराम शाह। ठीक है, आराम शाह का जो शासन का टाइम पीरियड रहा है वो 1210 ईस्वी में रहा है। 1210 ईस्वी में इसने जो है यहाँ पर आया था गद्दी के ऊपर, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में। आराम शाह ने दिल्ली की सत्ता पर मात्र 8 महीनों तक शासन किया, और इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित कर दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार प्राप्त कर लिया। यानी कि आराम शाह को हरा दिया और इल्तुतमिश हमारा शासन पर आ चुका है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा इल्तुतमिश, जो 1210 से लेकर के 1236 तक यहाँ पर रहा था। यानी कि लगभग लगभग 16 साल नहीं, 26 साल इसने यहाँ पर शासन किया। इल्तुतमिश एक इल्बरी तुर्क था। ये तुर्क कहाँ से आया था? तुर्क से आया था, है ना, टर्की जो देश है हमारा, वहां से आया था, और ये इल्बरी तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था, इसको सूबेदार नियुक्त किया हुआ था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक यहाँ पर माना जाता है, कि सच में जो रियलिटी में इसने स्थापना करी थी वो इल्तुतमिश नहीं करी थी। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की तथा एक खिलअत भी भेजी थी। ठीक है, तो इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने दी थी? बगदाद के खलीफा ने। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारा आता है आगे, वो देखते हैं। देखिए, इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। शुद्ध अरबी के सिक्के इसने जारी किए थे। तबकात ए नासिरी का रचयिता मिनहाज सिराज इल्तुतमिश के दरबार में रहता था। तो तबकात ए नासिरी का जो रचयिता है वो कौन था? मिनहाज उज सिराज यहाँ पर इसका कौन हो जाता है? तो रचयिता हो जाता है। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया, यानी कि अब जो है इल्तुतमिश का बेटा ही गद्दी पर बैठेगा। वंश के अकॉर्डिंग यहाँ पर शासन अब चलेगा।
इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी यानी कि 40 तुर्क अमीरों तथा गुलामों का समूह बनाया, उसकी स्थापना की। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो लाहौर किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। एकता की शासन व्यवस्था और सुल्तान के सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। यहीं से सेना रखने की इन्होंने शुरुआत करी थी। एकता के शासन की व्यवस्था भी इन्होंने यहाँ से शुरुआत की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है एकता प्रणाली किसने शुरू करी थी? तो इल्तुतमिश ने। सल्तनत काल के दो महत्वपूर्ण चांदी के सिक्के टंका और तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने आरंभ किए थे। टका और जीतल। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 को हो जाती है और इल्तुतमिश ने अपना तो उत्तराधिकार रजिया सुल्तान को नियुक्त किया था। रजिया सुल्तान जो कि एक महिला थी, अकेली ऐसी महिला थी वो दिल्ली सल्तनत में जिसने गद्दी पर बैठकर अपना शासन किया था। परंतु अमीरों ने रकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। जो इन्होंने तो 40 तुर्क चहलगम बनाए थे, इन्होंने उसको हटाया रजिया सुल्तान को और रकनुद्दीन फिरोज शाह को बना दिया था। रकनुद्दीन ने अपनी मां शाह तुर्कान के नियंत्रण में शासन किया, जो कि एक क्रूर एवं अत्याचारी संरक्षिका थी। ठीक है, चलिए अगला रजिया सुल्तान यहाँ पर आ जाती है। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 यानी कि टोटल इसने 4 सालों तक यहाँ पर शासन किया था। रजिया सुल्तान ने जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर नियुक्त किया। किसको? जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखुर नियुक्त किया। भटिंडा के इक्तदार अल्तूनिया ने, तो ये कहाँ के इक्तदार थे? भटिंडा के। अल्तूनिया ने रजिया सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। हालांकि बाद में रजिया सुल्तान ने उससे शादी भी कर ली थी। ठीक है, 1240 ईस्वी में कैथल नदी के पास में डाकू ने रजिया सुल्तान की हत्या कर दी और रजिया सुल्तान बेगम ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा यानी कि कोट और कुल्हा यानी कि टोपी पहनी थी। ठीक है, चलिए रजिया सुल्तान के पश्चात के शासन यानी कि बाद के शासन जो हुए वो देख लेते हैं। 1240 ईस्वी में बहराम शाह सुल्तान बना। इसने एक नए पद नायब ए मुमलिकात का सृजन किया। ठीक है, 1242 में अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली का अगला सुल्तान बना। 1246 में मसूद शाह को बंदी बना लिया गया और इसके स्थान पर नसरुद्दीन महमूद को अगला सुल्तान बनाया गया। महमूद ने बलबन को नायब ए मुमलिकात नियुक्त किया और 1265 में नसरुद्दीन महमूद की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ इतने इंपॉर्टेंट शासक नहीं थे जिनको हमें पढ़ना चाहिए था, इसलिए एक लाइन में खत्म हो गए। यहाँ पर आता है गयासुद्दीन बलबन के बारे में, क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हो जाती है वो देख लेते हैं। 1265 में बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, किसका गुलाम था? ये इल्तुतमिश का गुलाम था। बलबन चालीसा दल का सदस्य था। ठीक है, तो जो 40 दल बना के गया था इल्तुतमिश, उसमें से एक था ये। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, इंपॉर्टेंट है। और बलबन ने सिजदा एवं पैबोस नामक प्रथा शुरू की थी। ठीक है, उसके बाद बलबन ने जिल्ल ए इलाही की उपाधि धारण की, जिल्ल ए इलाही। और बलबन ने पारसी त्योहार नौरोज को मनाने का प्रारंभ वहां पे किया कि अब से यहाँ पर हमारे देश में नौरोज भी मनाया जाएगा। ठीक है, बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लोह की नीति अपनाई। ठीक है, रक्त एवं लोह की नीति अपनाई और बलबन ने तुर्कान चहलगामी का दमन किया कि अब इसको ये नहीं चलेगा, इसको उसने हटा दिया था। ठीक है, चलिए अगला आता है बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना की। दीवान अर्ज। ठीक है, और 1286 में बलबन की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। 1286 में बलबन ने कैखुसरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, परंतु अमीरों ने कैखुसरो की हत्या करवा दी और कैकुबाद को दिल्ली का नया सुल्तान बना दिया। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखते हैं। फिरोज खिलजी ने पक्षाघात से त्रस्त कैकुबाद को यमुना नदी में फेंकवा दिया और उसके कुछ समय बाद अपने पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करके दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का अंत कर दिया। ठीक है, तो ये फिरोज खिलजी हो गया यहाँ पे हमारा, याद रखेंगे। तो फिरोज खिलजी ने यहाँ पर गुलाम वंश के यहाँ पर क्या कर दिया? खत्म उसको कर दिया। तो गुलाम वंश जैसे खत्म होता है तो यहाँ पर हमारा आता है सर 1290 से 1320 में खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश में और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जो फिरोज खिलजी ने यहाँ पर कैकुबाद को मरवा दिया और उसको कहाँ फेंकवा दिया था? यमुना में फेंकवा दिया। उसके बाद यहाँ पर फिरोज शाह जो खिलजी जलालुद्दीन खिलजी वो यहाँ पे आता है। 1290 से 1296 इसने टाइम पीरियड रहा है, यानी कि 4 साल। जलालुद्दीन खिलजी कैकुबाद के समय सामना कर सूबेदार था। कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। ठीक है, ओके। जलालुद्दीन खिलजी ने किलो खरी में अपना राज्याभिषेक कराया था। ठीक है सर, और राज्याभिषेक के समय इसकी आयु लगभग 70 वर्ष थी, यानी कि ज्यादा दिन तो चलने वाला ही नहीं था। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में लगभग 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म अपनाया और दिल्ली के पास मंगोलपुरी में बस गए।
1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी थी। ठीक है, धोखे से हो गई। उसके बाद आता है सर अलाउद्दीन खिलजी 1296 से आता 1316। इसने लगभग हमारा 20 साल दिल्ली गद्दी पर शासन किया। ये बहुत क्रूर शासक था। पद्मावती मूवी आपने देखी होगी तो वो इसमें अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। ये मतलब अब तक जो है दिल्ली व सल्तनत पर जितना भी राजा हुए हैं, सुल्तान हुए हैं, उन्होंने दक्षिण में आक्रमण नहीं किया था। ये पहला सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरसप था और अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने तथा स्थायी सेना की नींव रखी थी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा भी आरंभ की थी और अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा 1000 स्तंभों वाले महल का निर्माण भी कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधारों के लिए बाजार मूल्य नियंत्रण की नीति भी अपनाई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाए गए प्रमुख अभियान, प्रमुख राजनीतिक सैन्य अभियान, गुजरात पर आक्रमण 1298 से 99 में। गुजरात के शासक राय कर्णे ने गुजरात से भागकर देवगिरी में शरण ली थी जब इसने गुजरात पर आक्रमण किया था। खंबात बंदरगाह जो कि गुजरात में है, उस पर आक्रमण के समय ही नुसरत खान ने मलिक काफूर को खरीदा था। ठीक है। और मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट था वो। रणथंबोर का किला, रणथंबोर की बात करेंगे। इस आक्रमण के समय रणथंबोर के शासक हमीर देव थे और अमीर खुसरो ने रणथंबोर के जौहर का सजीव वर्णन यहाँ पर किया है। ठीक है। चित्तौड़ अभियान, चित्तौड़ अभियान ऐसी मान्यता है कि यह आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर किया था। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद यहाँ पर कर दिया था। तो यही इसी के ऊपर मूवी बनी है। बहुत ही अच्छी मूवी, आप देखना उसमें। ठीक है। दक्षिण भारत के प्रमुख अभियान हमारे कुछ जैसे देवगिरी का आक्रमण 1307 से 1308 ईस्वी में होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित किया था। उसके बाद 1307 से 1308 ईस्वी में मलिक काफूर ने रामचंद्र देव को पराजित कर दिल्ली भेज दिया था और अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि भी दी थी। ठीक है। चलो अगला आता है तेलंगाना यानी कि वारंगल का अभियान जो कि इसने 1309 से 1310 में किया था। मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया था और मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव से प्राप्त हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना, कोहिनूर हीरा। ठीक है। खिलजी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हमारे कुछ हो जाते हैं जैसे सराय अदल सरकारी सहायता प्राप्त एक बाजार यहाँ पर था और बाजार संचालन की पूरी व्यवस्था सदर रियासत नामक एक अधिकारी करता था। सहना ए मंडी बाजार का दो दरोगा होता था, यानी कि जो बाजार की देखरेख करता था ना, वो दरोगा होता था, सहना ए मंडी। अलाउद्दीन खिलजी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। मुबारक शाह स्त्रियों के कपड़े पहनकर दरबार में आता था और अंतिम खिलजी शासक नसरुद्दीन खुसरो था और खुसरो शाह ने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया था। ठीक है, खुसरो शाह ने। तो यहाँ पर हमारा ये खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे शुरू होता है तुगलक वंश जो कि 1320 से 1314 तक यहाँ पर चला था। 1414 तक ये चला था, लगभग 80 और 1494 ईयर्स तक चला था ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे। गाजी मलिक ने 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा था। गयासुद्दीन तुगलक मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध था। किसके नाम से सर? मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध था। गाजी की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। इसने तुगलकाबाद नामक शहर बसाया था। 1325 ईस्वी में लकड़ी के महल में दबने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। ठीक है। उसके बाद में आता है एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक इसने शासन किया था। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जोना खां था। ठीक है, जोना खां इसका वास्तविक नाम हो जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने जोना खां को उलूग खां की उपाधि प्रदान की थी क्योंकि सारे काम इसके उल्लू वाले हुआ करते थे। इब्ने बतूता मोरक्को का रहने वाला था जो कि इसके शासनकाल में
दिल्ली में आया था। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था और सुल्तान ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी भी यहाँ पर नियुक्त किया था। ठीक है, ओके। 1342 में इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजदूत बनाकर चीन भेजा गया था और इब्न बतूता ने किताब उल रहला नामक एक पुस्तक भी यहाँ पर लिखी थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई तथा अकाल ग्रस्त कृषकों को कृषि ऋण भी प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान कोही नाम से कृषि विभाग की भी स्थापना यहाँ पर की थी। ठीक है सर, चलिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दरबार में जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी तथा राजशेखर का स्वागत किया था और होली के त्योहार में भाग लेने वाले दिल्ली का पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। 1351 में ठट्टा यानी कि सिंध के पास मोहम्मद बिन तुगलक की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसके कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो इसने चलाई थी, जैसे दोआब में कर वृद्धि, यानी कि जो दो नदियों के बीच की भूमि होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, तो वहां पर इसने टैक्स जो है वो ज्यादा बढ़ा दिया था। राजधानी परिवर्तन करा इसने, दिल्ली से शायद दौलताबाद ही अपनी राजधानी लेके गया। सांकेतिक मुद्रा का चलन करवाया इसने, खुरासान पर आक्रमण कराया और कराची का सैन्य अभियान कराया। ये इसके कुछ प्रमुख योजनाएं थी जो इसने चलाई थी। ठीक है, उसके बाद में राजा आता है हमारा फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से 1388 तक यहाँ पर रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई यानी कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। फिरोज शाह तुगलक ने शशगानी नामक सिक्का चलाया था। कौन सा? शशगानी। इसने दीवाने खैरात तथा दफ्तर रोजगार की स्थापना करी। दीवाने खैरात या फिर दफ्तर रोजगार की स्थापना करी। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह तुगलक ने 1200 फलों का बाग लगाए, 1200 फलों के बाग लगाए और फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही लिखी थी। फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना भी की थी। फतेहाबाद, फिरोजपुर, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद नामक नगर बसाने का श्रेय भी फिरोज शाह तुगलक को ही जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत, देखो कुतुब मीनार की नींव किसने रखवाई थी? तो बलबन ने रखवाई थी। हाँ, इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया था। नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसकी नींव रखवाई थी और इल्तुतमिश ने उसको पूरा किया था। और मरम्मत किसने करवाई? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाई एवं अधा बिख नामक सिक्के भी यहाँ पर चलाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ तथा टोपरा से दिल्ली में स्थापित करवाया और तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करके तुगलक वंश को नष्ट कर दिया था। ठीक है, चलिए सैयद वंश की बात करेंगे। सैयद वंश जो होता है 1414 से 1451 ईस्वी में आता है। 1414 में खिजर खान ने दौलत खां को पराजित करके दिल्ली सल्तनत पर एक नए राजवंश की स्थापना की जो सैयद वंश के नाम से जाना गया था। ठीक है, तो सैयद वंश के कुछ हमारे इंपोर्टेंट शासक हो जाते हैं, जैसे सबसे पहले खिजर खां आता है हमारा 1414 से 1421 तक। खिजर खां ने सुल्तान की उपाधि धारण न करके रैयत ए आला की उपाधि धारण करी। ठीक है, तो रैयत ए आला की उपाधि खिजर खान ने धारण की। मुबारक शाह 1421 से 1434 तक आता है। वो सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की तथा अपने नाम से खतबा पढ़वाया। ठीक है, खुतबा इसने अपने नाम से पढ़वाया जो कि तो मुबारक शाह। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह था। उसके बाद में सैयद वंश हमारा इतना ही था। यहाँ पर आता है लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश 1451 से 1526 तक यहाँ पे चलता है। देखेंगे यहाँ पर बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। किसने? बहलोल लोधी ने। बहलोल लोधी अफगान लोधियों की एक महत्वपूर्ण जनजाति शाहू खेल से संबंधित था। किससे था सर? वो शाहू खेल से यहाँ पर संबंधित था। और बहलोल लोधी की मुख्य सफलता जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाना था। किसको? जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाना था। ठीक है, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान वंश था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण शासक कौन कौन थे इसके? तो सबसे पहले बहलोल लोधी हो जाता है जो कि 1451 से 1489 तक। बहलोल लोधी ने बहलोली नामक एक चांदी का सिक्का भी यहाँ पे चलाया था और बहलोल लोधी सुल्तान बनने से पूर्व सिरहिंदी का सूबेदार था। ठीक है, सरहिंद एक जगह पड़ती है, उसका क्या था? सूबेदार था। सिकंदर लोधी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा।
सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खां था। बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी 1489 से 1557 17 दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सिकंदर लोदी ने माप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी प्रारंभ करवाया था। सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया था, जिसका नाम फरहंग ए सिकंदरी रखा गया था। ठीक है। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखा करता था, यानी कि गुलरुखी नाम से फारसी में कविताएं भी लिखता था। और सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में, कुछ स्रोतों से 1506 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी भी बनाया। सिकंदर लोदी ने ताजिया निकलवाना बंद करवाया दिया तथा महिलाओं के मजारों पर जाने पर भी पाबंदी लगाई कि आज से महिलाएं जो है वो मजारों पर यानी कि मस्जिदों पर नहीं जाएंगी। ठीक है। उसके बाद सिकंदर लोदी ने हिंदुओं के यमुना नदी में स्नान पर भी रोक लगाई कि हिंदू यमुना नदी में स्नान नहीं करेंगे। सिकंदर लोदी के शासनकाल में संगीत से संबंधित एक ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। 1517 ईस्वी में गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु यहाँ पर हो गई थी। ठीक है। सबसे लास्ट वाला शासक आता है जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। 1517 से 1526 तक। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। 1517 से 1518 में इब्राहिम लोदी ने व राणा सांगा के मध्य खातौलिया का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है। ठीक है। अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध के दौरान इब्राहिम लोदी मारा गया और इब्राहिम लोदी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई थी। ठीक है, वरना किसी की नहीं हुई थी। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी एवं उनके प्रमुख कार्य हैं। जैसे आरिज ममालिक किसने बनाया था? ये सैन्य विभाग था, आरिज ममालिक। सहना ए मंडी क्या था? बाजार के मूल्य नियंत्रण में बाट माप की जांच करना था। ठीक है, दरोगा करता था। मुहतसिब शरीयत के अनुसार लोगों के आचरण की जांच करना, ये यहाँ पर मुहतसिब करता था। ठीक है। बरीद ममालिक ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख था और सद्र उस सद्र ये धर्म संबंधी कार्यों की देखरेख करता था। ठीक है। कोतवाल कौन था? शहरों में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये कोतवाल का काम होता था। अब देखो कुछ विभाग है हमारे और उनका नाम है। जैसे विदेश विभाग का नाम क्या था? दीवाने रियासत, सॉरी रिसालत। शाही सचिवालय का नाम क्या था? दीवाने इंसा। ठीक है। राजस्व विभाग यानी कि टैक्स, टैक्स विभाग का नाम क्या था? दीवाने मुस्तखराज। और दास विभाग का क्या नाम था? दीवाने बंदगाम। ठीक है। दान विभाग का दीवाने खैरात। वजीर का विभाग क्या था? दीवाने विजारत। सैन्य विभाग का नाम क्या था? दीवाने अर्ज। पेंशन विभाग का दीवाने इस्तेहाक। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत हमारी यहाँ पर खत्म होती है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। वीडियो को बार बार प्ले करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इस वीडियो में हमने एक बहुत बड़ा टॉपिक जो है वो एक ही बार में खत्म कर लिया है। चलिए फिर मिलते हैं अगला टॉपिक के साथ में कल। मुगल साम्राज्य। ठीक है। जय हिंद।